नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। तो यहाँ पे बिना देरी के प्रश्नों को यहाँ पे शुरू करते हैं कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रसखान के द्वारा या रहीम के द्वारा या फिर नंददास या फिर मीराबाई। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रसखान के द्वारा ये लिखा गया है। क्या? तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान के द्वारा लिखा गया है। और ये अगर देखा जाता है, इनकी दूसरी रचना जो है अष्टयाम, इसमें श्री कृष्ण के मतलब सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत सोने तक की जितनी भी इसमें क्रीड़ाएँ होती हैं, बाल लीलाएँ, उसका इन्होंने इसमें जो है लिखा है उनके बारे में अष्टयाम में। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आहू में संकृत प्रकृत प्रत्यय है। तो यहाँ पे ब्रू हो जाएगा लट प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रू लिट प्रथम पुरुष बहुवचन, या फिर आह लट प्रथम पुरुष बहुवचन, आह लिट प्रथम पुरुष। यहाँ पे आपका जो पहला आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष और बहुवचन हो जाएगा। दुर्स प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा दुस है प्रकृत है, दुह है प्रकृत है, दुष्य है प्रकृत है, या फिर दुष्कृत हो जाता है। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा बी। यहाँ पे कौन सा? बी हो जाएगा, दुह प्लस प्रकृत। यहाँ पे दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाता है। अगला है नसीद का संधि विच्छेद, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ना प्लस आसीत है, ना प्लस आसीत, ना प्लस शीत, या फिर ना असीत। तो यहाँ पे आंसर जो देखने को मिल रहा है सही, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कौन सा? डी आंसर, ना प्लस आसीत, ये हो जाएगा। दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हो जाएंगे? यहाँ पे तुलसीदास हो जाते हैं, या जायसी, विद्यापति, या फिर नंददास। तो मैथिल के सबसे लोकप्रिय कवि के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। इनकी पदावली जो है वो मैथिल मतलब कि जो पदावली है वो मैथिल भाषा में है, जबकि इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों यहाँ पे अपभ्रंश में इन्होंने इसको लिखा है। अगला है आदतन भूतकाल में लंग लकार प्रयुक्त होता है, लुंड है, लिट है, लंग है, या फिर लुंड। यहाँ पे आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है कौन सा? यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। लंग लकार यहाँ पे देखने को मिलता है। आदतन के भूतकाल में अगर लकार की बात की जाती है तो ये काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। आगे मतलब लंग लकार में यहाँ पे आ लगा रहता है सबसे पहले, तो इससे आप इसकी पहचान बना सकते हैं और आपकी गलती वहाँ पे नहीं होगी। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे अज्ञेय द्वारा, निराला, धूमिल, या फिर सुमन के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अनामिका जो लिखा गया है ये जो छायावाद के एक जो स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं निराला जी, उनके द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पे हस्तक्षेप, या फिर हस्तक्षेप, या फिर हस्तक्षेप, या फिर हस्तक्षेप। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है वो हो जाता है यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि धीरोक्तम का संधि विच्छेद होगा। तो धीवरा प्लस कतम, धीवरा प्लस उक्तम, धीवरा प्लस उक्तम, या फिर धीवर उक्तम। तो यहाँ पे आंसर जो आपका देखने को मिल रहा है सही, वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सी आंसर, धीवर प्लस उक्तम। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है सूरदास की किस कृति को नहीं लिखा है? यहाँ पे सूरदास ने कौन सी कृति यहाँ उनकी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, या फिर सूर सागर। तो जो उन्होंने नहीं लिखा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे बी आंसर आपका जो सही हो जाएगा। दोहावली उन्होंने नहीं लिखी है। यहाँ पे किसने लिखी है? तो ये तुलसीदास की रचना हो जाती है। दोहावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हो जाती हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श है, काव्यशास्त्र है, काव्यदर्श है, या फिर भाषादर्श है। तो जो दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? सी आंसर हो जाएगा, काव्यदर्श। यहाँ पे सी आंसर, यहाँ पे भी दंडी में भी दा आ रहा है, यहाँ में दर्श में भी दा आ रहा है। यहाँ से रिलेट करेंगे तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गद्य रचनाओं को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कौन थे जो कलम की कारीगरी को समझते थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे, या फिर गोविंद नारायण मिश्र, या फिर बद्री नारायण भट्ट, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो
तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा डी। यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है यहाँ पे ये कला की जो कारीगरी थे वो उसको समझने में भली भांति परिचित थे। भारतेंदु की केंद्रीय विधा का नाम है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, ऊपर में से कोई नहीं। तो जो इनकी विधा है भारतेंदु युग की जो मूल विधा अगर कहा जाए तो यहाँ पे नाटक हो जाता है। ज़्यादातर रचनाएं इनकी नाटक में ही देखने को मिलती हैं भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न लेते हैं कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जिसका जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो एक कृति लिखने वाले एकमात्र कवि हो जाएंगे रहीम जी, मतीराम, बिहारी या फिर देव। तो बिहारी क्या एक ही बिहारी सतसई है और मतलब एक ही मतलब वो लिख करके बिहारी सतसई लिख करके पूरे हिंदी साहित्य में वो अमर हो गए। और पूछा जाता है किस काल के कवि हैं तो रीत काल के हो जाएंगे और रीत मतलब रीत सिद्ध कवि हो जाएंगे, रीत काल के रीत सिद्ध कवि माने जाएंगे। और उनकी भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज में इसको इन्होंने लिखा है। दृश्य काव्य की विधा क्या है तो नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या फिर गीत काव्य हो जाएगा। आंसर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाएगा नाटक एक दृश्य काव्य की विधा हो जाती है। नाटक को हम देखते हैं सामने से, निबंध और उपन्यास ये सब मतलब वो मंचन किया जाता है नाटक का, इसीलिए इसको दृश्य काव्य की विधा के रूप में यहाँ पे रखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि गुणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, उनमें से कोई नहीं। आंसर आपका जो सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा व्यक्ति यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़्यादा होशियार, तो यहाँ चौथा क्या है ये यहाँ पे बताना है। तो आंसर जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के रूप में ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही, सी आंसर हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला है कि दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पे पंडित पत्नी हो जाता है, पंडिती या फिर पंडित या फिर पंडिताइन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सही वो कौन सा हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे पंडिताइन यहाँ पे हो जाता है, पंडित का क्या, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग इसका पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है बिरह वागीश किसकी रचना है, बोधा की है, ठाकुर की, आलम की या फिर घनानंद की। तो बिरह वागीश पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोधा की रचना ये हो जाती है और ये रीतकाल के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है। तो ये प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग है, वैज्ञानिक या फिर राजनैतिक व्यंग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा ये प्रतीकात्मक के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है। किसके रूप में, प्रतीकात्मक के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये उपेंद्र नाथ अस्क का जो ये क्या है, जोंक नामक जो एकांकी यहाँ पे हो जाती है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। जब कोई चीज़ संपन्न हो जाती है तो वहाँ पे मतलब वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। अगला यहाँ है नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो यहाँ पे गिरधर दास जी का एक ही संबंध यहाँ पे हो जाता है कि ये इनके पिता थे। किसके, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी ये हो जाते हैं कौन, गिरधर दास। यहाँ पे आंसर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ए आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे रे मन आज परीक्षा तेरी, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उदारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। तो यहाँ पे किस प्रकार का रस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि वियोग, यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस, भयानक रस, युगल में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर देखने को मिल रहा है बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा कि मन रे आज परीक्षा तेरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल ही सही बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाता है, यहाँ पे रे मन आज परीक्षा तेरी। का प्लस अपी का संधि विच्छेद हो जाएगा, कपि है, कपिर है या फिर कोअपि हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। कौन सा, डी आंसर कोअपि यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
अगला है जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुण को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आनंदीकरण हो जाएगा, विलीनीकरण, रसापकर्षण या फिर साधारणीकरण। यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा सही वो यहाँ पे हो जाता है डी, रसापकर्षण यहाँ पे हो जाएगा डी आंसर। साधारणीकरण यहाँ पे आपका हो जाता है, साधारणीकरण इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किलकत कान घुटुरियन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिन बिंब पकड़वे। उपरोक्त में से यहाँ पे कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं तो उसमें एक ही रस हो जाएगा। वात्सल रस का आलंबन यहाँ पे है, कौन है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सही वो यहाँ पे हो जाता है डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। श्री कृष्ण है जो घुटनों के बल चलते हुए अपने आंगन में आ रहे हैं और उन्हीं का आलंबन यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया है कि किस प्रकार, मतलब उन्हीं का वात्सल रस इसमें देखने को मिल रहा है श्री कृष्ण का। तो डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। ज्ञानाभिसार्थकम कदापि न दुहते का यहाँ पे अनुवाद है। तो ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा? सी, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? नाराजगी है, चीखना है, विकराल है या फिर जुगुप्सा है। तो जो ये यदि रसों के हिसाब से देखा जाता है तो विभत्स रस किस में हो जाएगा ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा जुगुप्सा। जब किसी बात को, मतलब ही कोई ऐसी दृश्य जब देख लेते हैं जहाँ वो थोड़ा घृणित होता है, जो कार्य या फिर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु में ऐसी चीज़ें हम देख करके जब घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पे जुगुप्सा मतलब रस हो जाता है। किसका है अस्थाई भाव? तो ये विभत्स रस का अस्थाई भाव हो जाता है। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पे का खा है, रा है या चा जा है और टा अड़ा है। तो यहाँ पे जो कंठीय ध्वनि हो जाती है वो यहाँ पे कौन सी? ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे का और खा हो जाएगी किसके अंतर्गत? तो कंठीय ध्वनि के अंतर्गत ये आती है। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार में बैराग होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के बाद या फिर घोर विनाश के पश्चात या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो किसमें भयानक रस की स्थिति जब उत्पन्न होती है? जब बहुत घोर विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती, मतलब भय की स्थिति उत्पन्न, भय मतलब जब भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा भयानक रस जो है, भय का यहाँ भयानक हो जाता है। तो भय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वहाँ पे भयानक रस हो जाता है। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे पड़ोसी हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, बहू हो जाएगा या फिर शहीद। तो क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे हो जाएगा कि नीचे विकल्पों में जो तत्सम शब्द है उसी का चयन यहाँ पे करना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। गोधूम यहाँ पे जो दिया है इसका क्या हो जाता है? गेहूं है, उसी का यहाँ पे गोधूम हो जाता है। संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सा यहाँ पे क्रिया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त? कौन सी क्रिया यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे जो क्रिया देखने को मिल रही है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे संजय बड़ी देर से टहल रहा है तो ये अकर्मक के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि असीत का अर्थ खाया हुआ है में असीत का तो क्या हो जाएगा? काला है जो साथ ना हो, रास्ता झूठा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा? ए आंसर हो जाएगा, काला यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो उसकी बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी नहीं है कि भोजपुरी नहीं है, बघेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। भोजपुरी नहीं है क्योंकि भोजपुरी जो है ये बिहार की बोली हो जाती है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी भाषा के अंतर्गत यहाँ पे हो जाती है। पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पात्र जल से भरा है, पात्र और जल है, पात्रों में जल है, पात्र में जल है।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी आंसर हो जाएगा। पात्र में जल है, डी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि उत्तर कबीर में व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार यहाँ पे कौन है, तो कुंवर नारायण है, केदारनाथ सिंह है, रामविलास शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो उत्तर कबीर पर जो ये पुरस्कार मिल चुका है व्यास सम्मान, वो किसे मिल चुका है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे केदारनाथ सिंह को मिला है, केदारनाथ अग्रवाल को नहीं मान लेना है, केदारनाथ सिंह को मिला है कौन सा, तो व्यास सम्मान मिला है किस पर, यहाँ पे उत्तर काशी पर इनको, उत्तर कबीर पर ये इनको मिल चुका है। अगला है खेत में उत्पन्न होता है का संस्कृत में, तो क्षेत्र अन्नम उत्पन्नम भवति, क्षेत्रो अन्नः उत्पन्नम भविष्यत्, क्षेत्र अन्नानाम उत्पन्नाम अस्ति, क्षेत्रो अन्नानाम उत्पन्नानि उत्पन्ना भवति। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे कौन सा, ए आंसर हो जाएगा क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो कौन प्रेम मार्गी के अंतर्गत नहीं आता है, सूरदास नहीं है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर यहाँ पे मुल्ला दाऊद, या फिर यहाँ पे मंझन। तो जो प्रेम मार्गी के अंतर्गत देखा जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी भी प्रेम मार्गी हैं, मुल्ला दाऊद भी प्रेम मार्गी हैं, मंझन भी यहाँ पे प्रेम मार्गी हैं, जबकि यहाँ पे जो सूरदास हैं ये क्या हो जाएंगे, ये कृष्ण धारा के जो कवि होते हैं, मतलब मुख्य प्रवर्तक कवि के रूप में यहाँ पे सूरदास जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में यहाँ पे विभक्त है, तो इसका मतलब ये जो प्रकरण है कि मालती माधवम का कितने अंकों में है, 10 है, 6 है, 12 है या फिर 8 है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही। 10 मतलब प्रकरण खंड भी कहा जाता है, सर्ग भी कहा जाता है, लेकिन मालती माधवम जो यहाँ पे अंक है इसके पूछा जा रहा है कितने अंक में ये बांटा गया है, तो ये 10 अंक में यहाँ पे विभक्त है। अगला यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मजा है, सजा है, कजा है या फिर रजा है। तो आंसर यहाँ पे जो सही होने वाला है वो हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल ही सही। मजा जो है ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द समूह कौन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दुर्बोध है, दुर्गम है, दुर्लभ है या फिर दुर्साध है। तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है वो हो जाता है आपका यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर आपका हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त होता है वो दुर्लभ हो जाता है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर कविता है। तो जो नाटक जारी है ये यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे ए उपन्यास है ये, और लीलाधर जगूड़ी जी का ये यहाँ पे उपन्यास हो जाता है जो काफ़ी परीक्षा में प्रसिद्ध है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रत्यय शब्द निर्मित है किसे, प्रति अय से, प्रति प्लस या, प्रति प्लस अय या फिर प्रति या। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी, प्रति प्लस अय से प्रत्यय शब्द का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। गंगा का नाम है हंस सुता है, सुरसर है, विष्णुपति, धेनुमती। तो जो गंगा है इसकी पर्यायवाची यहाँ पे पूछी जा रही है कि इसको गंगा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुपदी। यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। क्या विष्णुपदी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपदगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा और उसके बाद विष्णुपदी, इनका नाम यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में क्या हो जाएगा, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्बोध बोधक, कार्य बोधक, कारण बोधक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। ए आंसर आपका हो जाएगा स्वरूप बोधक यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, टा है, फा है, सा है, का है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। जो तालव्य है वो यहाँ पे बड़ा सा हो जाता है, तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं। तो अनुमति की व्याख्या करने वाले एक ही कवि हो जाते हैं। यहाँ पे भट्टनायक तो है नहीं, अभिनव गुप्त नहीं है, लोल्लट नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। शंकुक ये जो अनुमतिवाद के यहाँ पे क्या माने जाते हैं, व्याख्याकार के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पानी है, मानी है, कहानी है या फिर रानी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाता है। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत पानी शब्द नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, उपयुक्त सभी। और तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाता है, अर्धरात्रि के समय को कहते हैं निशीथ काल। तो अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशीथ काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौ यानों से विध्वंसक पिंडों का परिणाम, कान बहरे हो गए, सर्वांगीण विनाश, जान माल की हानि, मानव महाविनाश। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाता है कौन सा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, कान बहरे हो गए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विध्वंसक का परिणाम निम्न रूप से देखने को मिल रहा है, विशाल नरसंहार, युद्ध की विभीषिका, देवदानव संघर्ष, प्रलय की विभीषिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विध्वंसक का परिणाम यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, देवदानव संघर्ष यहाँ पे हो जाता है। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना का यहाँ पे कौन सी है। तो ठाकुर का कुआं है, रसिक संपादन है, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाता है, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ठाकुर का कुआं यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का यहाँ पे अनोखा वर्णन है। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, सभ्यता या सभ्यता का रहस्य या फिर ईदगाह। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा डी। यहाँ पे ईदगाह में देखने को मिलता है बाल चरित्र का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है, 200 है, 300 है, 400 है या फिर 500 है। कितनी जो संख्या है इनकी कहानियों की, कितनी संख्या में इनकी कहानियां हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 300 के लगभग इनकी कहानियां मानी जाती हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि कथा सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता कौन है, नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, प्रेरणा कहानी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या है। तो योग है, योगतर है, योगतम है या फिर सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे जो योग का मूलावस्था है ये इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सी हो जाएगा, योगतम हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान हो जाएगा। चिरगांव झांसी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रानंदन पंत, किसका जन्म स्थल यहाँ पे माना गया है। तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 के लगभग इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्नों का संकलन ये होता है यहाँ पे खत्म। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों यहाँ पे अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जिससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ सके। धन्यवाद साथियों।